नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के क्लास में। हमने सेल चैप्टर को पढ़ रहे थे और सेल चैप्टर में हम कहाँ तक आ गए थे। तो सेल चैप्टर में हम सबसे पहले शुरू में पढ़े थे हम क्या कि सेल का खोज कैसे हुआ, कोशिका का खोज कैसे हुआ, किसने खोज किया। उसके बाद इसके अंदर बहुत सारी चीज़ों की खोज हुई, बहुत सारी संरचनाओं की खोज हुई। उसके बाद इसको हम 3 भाग में विभाजित करके मतलब पढ़ना स्टार्ट किए थे कि कोशिका को 3 भाग में कौन-कौन सा एक कोशिका एक होता है कोशिका झिल्ली, उसके बाद केंद्रक और एक कोशिका द्रव। तो हम कोशिका झिल्ली पढ़ लिए थे पूरा और केंद्रक सॉरी कोशिका द्रव भी पढ़ लिए थे। आज हमको पढ़ना है केंद्रक, ठीक है? और आज कोशिका चैप्टर कंप्लीट भी हो जाएगा, तो इसलिए आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिए, ठीक है? आज हमको क्या पढ़ना है? आज हमको पढ़ना है केंद्रक के बारे में। केंद्रक क्या होता है? देखिए, केंद्रक या एक कोशिका के अंदर हर एक मतलब जितने भी जीवित कोशिका होती है, सभी जीवित कोशिका में ये केंद्रक पाया जाता है और ये केंद्रक एक गाढ़ा पदार्थ होता है, ये गोल जैसी संरचना पाई जाती है। हर एक कोशिका में ये गोल जैसी गाढ़ा संरचना पाई जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? केंद्रक कहा जाता है। और यह हर एक जीवित कोशिका में कम से कम एक जरूर पाई जाती है और कई कोशिकाओं में एक से अधिक भी, कई जीवों में एक कोशिका में एक से अधिक केंद्रक भी पाई जाती है, लेकिन एक केंद्रक निश्चित रहता है, ठीक? तो केंद्रक, ठीक है? और इसका देखिए, इसका खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। तो पूछेगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि केंद्रक का खोज कौन किया था, तो रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक का खोज किया, ठीक? अब देखिए केंद्रक का क्या काम रहता है। तो केंद्रक का काम रहता है, जैसे हमारे दिमाग में हम मतलब सॉरी हमारे शरीर को कौन नियंत्रित करता है, तो हमारा मस्तिष्क करता है। उसी तरह से कोशिका को नियंत्रित कौन करता है, तो केंद्रक करता है। अगर पूछे कोशिका को नियंत्रित कौन करता है, तो केंद्रक। तो केंद्रक का क्या काम हो गया? कोशिका को नियंत्रित करना। कोशिका को नियंत्रित करता है, ठीक? ये हो गया कोशिका का काम, ठीक? अब देखिए कोशिका के केंद्रक किन-किन चीज़ों से मिलकर बना होता है? तो केंद्रक 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक होता है प्रोटीन, प्रोटीन प्लस डीएनए, प्रोटीन प्लस डीएनए, ठीक? और प्रोटीन इसमें 80% लगभग पाया जाता है। और देखिए डीएनए का अगर आपसे फुल फॉर्म पूछ दिया जाए, तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डी डीऑक्सी एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक न्यूक्लिक एसिड या अम्ल बोल लीजिए, ठीक? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल, ठीक? यह डीएनए का फुल फॉर्म हो गया आपका। अगर पूछे कि केंद्रक किन-किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, तो केंद्रक प्रोटीन प्लस डीएनए से मिलकर बना होता है। अब एक चीज़ और देखिए कि डीएनए जो होता है, डीएनए के अंदर पाया जाता है गुणसूत्र। डीएनए के अंदर क्या पाया जाता है? गुणसूत्र। गुणसूत्र होता है आनुवंशिक मतलब गुणों, जैसे कि आनुवंशिक आपके वंशज के गुण को अपने में संग्रहित रखता है। जैसे कि मान के चलिए कोई गुण आपके पिता में है और वही गुण आप में आया, तो वो किस वजह से आया है? तो वह डीएनए की वजह से आया और वह डीएनए किसमें रहता है संग्रहित, मतलब गुणसूत्र के दौरान वह ट्रांसफर रहता है, गुणसूत्र में यह मतलब अति पाया जाता है। जैसे कोई लक्षण, जैसे मान के चलिए अगर किसी व्यक्ति का नाक बड़ा है, ठीक? अगर किसी व्यक्ति का मान के चलिए नाक बड़ा है, तो हो सकता है अगली पीढ़ी में उसका जैसे बेटा हो तो उसका भी नाक बड़ा हो। उसके बाद अगले पीढ़ी में और भी मतलब उसका जो पोता होगा उसका भी नग बड़ा होगा। तो यही है आनुवंशिक गुण, जो कि किसमें पाया जाता है? गुणसूत्र में पाया जाता है। और गुणसूत्र कहाँ रहता है? डीएनए में, ठीक? देखिए ठीक है, गुणसूत्र कहाँ जाएगा? डीएनए में, गुणसूत्र, ठीक? अब गुणसूत्र के अंदर भी क्या पाया जाता है? एक जीन पाया जाता है। गुणसूत्र के अंदर जीन, यही जीन है जो कि सारा इन्फॉर्मेशन मतलब आनुवंशिक का सारा इन्फॉर्मेशन कहाँ संग्रहित रहता है? तो जीन में ही रहता है। और मनुष्य का स्ट्रक्चर वगैरह, जैसे कि मनुष्य में देखिए 2 आँख होना चाहिए, 2 कान होना चाहिए, 1 मुँह होना चाहिए, निश्चित है। और यह इन्फॉर्मेशन किसके पास रहता है? तो वह जीन के पास रहता है कि मनुष्य का संरचना कैसा है, उसका टोटल बॉडी का जितना भी स्ट्रक्चर होता है, वो सब कहाँ पे स्टोर रहता है? तो वो जीन में रहता है। और जीन कहाँ पे रहता है? गुणसूत्र के अंदर, गुणसूत्र डीएनए के अंदर, ठीक? इतना आप लोग समझ गए? इससे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है, हो सकता है कि सब्जेक्टिव में पूछे। और आगे आप लोग पढ़िएगा कि गुणसूत्र मनुष्य में 22 जोड़ा यानी कि सॉरी 23 जोड़ा यानी कि 46 को पाया जाता है और गुणसूत्र हमेशा जोड़ा में रहता है। तो इसीलिए 23 जोड़ा या 46, 23 जोड़ा या फिर 46। तो गुणसूत्र की संख्या अगर मनुष्य में पूछे, तो जैसे मनुष्य का हुआ 23 जोड़ा या फिर 46, जिसमें 22 गुणसूत्र होता है।
जो शरीर का निर्माण करता है और एक गुणसूत्र लिंग का एक जोड़ा गुणसूत्र लिंग का निर्धारण करता है, ठीक? तो वो हम वो पढ़ेंगे जब जनन पढ़ेंगे तब। अभी हम जिसमें लिंग निर्धारण पढ़ेंगे ना तब वो उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक? अभी हमको केंद्रक समझना था, तो केंद्रक में अगर पूछा जाए तो केंद्रक का खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। और केंद्रक केंद्रक किस चीज़ से मिलकर बना होता है? तो प्रोटीन और डीएनए से मिलकर बना होता है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होगा। आपको यह ऑब्जेक्टिव में बहुत बार देखने को मिलता है, डीएनए का फुल फॉर्म। उसके बाद केंद्रक का क्या काम है? तो यह कोशिका को नियंत्रित करके रखता है, ठीक? और देखिए डीएनए के अंदर क्या पाया जाता है? गुणसूत्र, गुणसूत्र के अंदर डीएनए जीन और जीन में ही सारा इन्फॉर्मेशन स्टोर रहता है। मनुष्य का टोटल मनुष्य या कोई भी जीव का कहाँ पे इन्फॉर्मेशन रहता है? तो जीन में ही रहता है, ठीक? इतना चीज़ पढ़ लिए। और देखिए केंद्रक जो है, ये केंद्रक के अंदर केंद्रक जो है एक मतलब चारों ओर से दोहरी परत एक झिल्ली के द्वारा तो उसपे चारों ओर से घिरा रहता है। तो जिसे केंद्रक कला कहते हैं या केंद्रक झिल्ली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रक झिल्ली, जिसके चारों मतलब जिससे कि चारों ओर से यह घिरा रहता है। तो झिल्ली-नुमा रहती है, उसे केंद्रक झिल्ली भी कहते हैं या केंद्रक कला भी कहते हैं। तो आप लोग इतना याद रख लीजिएगा, केंद्रक कला या केंद्रक झिल्ली, ठीक? अब इसमें बचा देखिए कि कोशिका को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं केंद्रक के आधार पर। एक होता है प्रोकैरियोटिक और एक होता है यूकैरियोटिक। मतलब यह केंद्रक के आधार पर पाया जाता है, जिसमें कि केंद्रक हो, ये पूर्ण विकसित केंद्रक हो, उसे मतलब दोनों के आधार पर बाँटा गया है, ठीक है? आज हम देखिए उसको दोनों के अंतर को देख लेते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। और यह खासकर 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर, ठीक है? देख लीजिए। देखिए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर समझिए। देखिए कोशिका का विभाजन केंद्रक के आधार पर किया जाता है, तो केंद्रक के आधार पर कोशिका को 2 भाग में बाँटा जाता है, एक प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ठीक? प्रोकैरियोटिक क्या होता है? इसमें सच्चे केंद्रक का अभाव रहता है, मतलब केंद्रक इसमें मुख्य रूप से नहीं पाया जाता है, किसमें? प्रोकैरियोटिक में। लेकिन इसमें केंद्रक पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता है, किसमें? यूकैरियोटिक में। और देखिए यह अर्ध विकसित कोशिका होती है, कौन-सी? प्रोकैरियोटिक की कोशिका अर्ध विकसित होती है। और यह पूर्णतः विकसित होती है यूकैरियोटिक कोशिका। और यह छोटी व सरल होती है, मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिका छोटी होती है और सरल होती है, उतना ज़्यादा जटिल नहीं होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका बड़ी होती है और जटिल भी होती है। और इसमें देखिए इस कोशिका के सभी अंग नहीं पाए जाते हैं। किसमें? प्रोकैरियोटिक में कोशिका के सभी अंग नहीं पाए जाते हैं। इसमें देखिए कोशिका झिल्ली पाया जाएगा, राइबोसोम पाया जाएगा, बाकी सभी अंगों का अभाव रहता है। इसमें सभी अंग नहीं पाए जाते हैं कोशिका के, लेकिन इसमें कोशिका के सभी अंग पाए जाते हैं। जैसे जितना भी पढ़े प्लास्टिड, मतलब प्लास्टिड पढ़े, कोशिका झिल्ली पढ़े, केंद्रक पढ़े, सब कुछ लगभग इसमें लाइसोसोम, राइबोसोम सब कुछ पाया जाएगा किसमें? यूकैरियोटिक कोशिका में, ठीक? ये यह बैक्टीरिया, अमीबा इत्यादि में पाया जाएगा, जो कि बहुत सूक्ष्म जीव होते हैं, जो कि आँखों से खुली आँखों से दिखाई नहीं पड़ते हैं। वैसे ही जीवों में प्रोकैरियोटिक कोशिका पाया जाता है, जबकि यह बड़े जीवों में जैसे मनुष्य हो गया, मतलब जितना आप ऐसे कीजिए कि जितना जितने जीवों को आप आँखों से देख सकते हैं, सब में यूकैरियोटिक पाया जाएगा, जिसको नहीं देख पाते हैं, उसमें प्रोकैरियोटिक पाया जाएगा। इसमें सभी जीव बड़े होते हैं और देखिए इसका यूकैरियोटिक कोशिका का पूर्णतः विकास हुआ रहता है। इसके अलावा भी आप बहुत बोल बता सकते हैं, इसमें राजधानियाँ बड़ी होती है, इसमें छोटी होती है। इस तरह से इसमें प्लास्टिड बड़ी होती है, इसमें प्लास्टिड होता ही नहीं है। तो इस तरह से और भी अंतर बना सकते हैं। देखिए आज ये कोशिका चैप्टर खत्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या चाहिए? कौन-सा चैप्टर आपको मतलब पढ़ना है? अगला चैप्टर आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।